सेकंड थिंग इज दैट कि राइटिंग में आपकी दो चीज आती है, एक आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपकी रिदम कैसी है उसमें लिखने की, आपके कंटेंट एक दूसरे से कोरिलेट कितने हो रहे हैं। हमेशा सबसे पहली बार पैरा वाइज चीजों को आप लिखना स्टार्ट करिए। आपके पैरा कभी बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। अगर प्रोफेसर सर के साथ बैठे हैं, ये खुद भी कॉपी से करते होंगे, बहुत कुछ क्वेश्चंस की डिमांड होती है जहां पर पैरा आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप अपनी बातों को जितने छोटे छोटे पैरा में करते चले जाएंगे और सबका कोरिलेशन होना चाहिए कि एक पैरा पढ़ने पर फ्लो जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास फ्लो होना चाहिए कि एग्जामिनर ये खुद ब खुद महसूस कर ले कि अगले पैरे में स्टूडेंट ने क्या लिखा होगा। जिस दिन ये स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी राइटिंग की, ऑटोमेटिकली आप दूसरों से बहुत बेहतर नंबर पाना स्टार्ट कर दोगे। अगली बात आती है कि आपकी सच में सुंदर लेखनी जिसको कहते हैं, मतलब स्पष्ट लेखनी आपकी होनी चाहिए कि किसी भी जगह को, किसी भी हमारी और आपकी सबकी आदत है कि साफ सुथरी जगह सबको अच्छी लगती है। तो जब कॉपी के पेजेस बढ़ते जाते हैं ना, तो उस समय आपकी अगर मोती जैसी राइटिंग हो, वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, कोई मैटर नहीं करता है। हिंदी मीडियम से भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी चीजें हैं। आपकी राइटिंग सुंदर भी होनी चाहिए। आपने लिखा अच्छा, लेकिन आपने खाना जैसे घर में बहुत तरीके का बनाया, आपने मेहमान के सामने परोसा नहीं बेहतर से। आप पहले चले गए, उसके सामने मिठाई रख दी है, फिर उसके बाद आपने कुछ और रख दिया इस तरीके से, या थाली में आपने ऐसे सजाया कि चीजें मैस हो गई। किसको अच्छा लगेगा? आपने मेहनत उतनी ही की। दूसरे ने क्या है कि चीजें कम कंटेंट रखें, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बेहतर रहा, साफ सुथरा रहा, रिदम रहा, उसकी अपनी लैंग्वेज में, अपने प्रेजेंटेशन में एक फ्लो रहा। एग्जामिनर पढ़ने पर अच्छा इस पैरा के बाद ये चीज आना चाहिए, वो मिल गया, वो मिल गया। जब डेटा की जरूरत है तो डेटा भी उसको मिल गया, उस डेटा का सोर्स भी मिल गया उसे। आगे वो आते आते लास्ट में आपका ये कंक्लूजन की चीजें आ गई। आपने कंक्लूजन में अपने आप को जितना बैलेंस कर लिया, आप ऊपर से बहुत बेहतर करते चले आ रहे हो, आपका कंक्लूजन लास्ट में आकर गड़बड़ हो जाता है, या आप उससे जस्टिफाई नहीं कर पाते हो अपनी पहले की सारी बातों को, आपके मार्क्स वहां पर भी डाउन हो जाते हैं। आप पहले कितना अच्छा लिखिए, आपका जो लास्ट स्टैंजा होता है ना, वो एक तरीके से आपकी बहुत सी गलतियों को छिपा ले जाता है। और अगर आपने ऊपर गलती नहीं की है तो लास्ट का स्टैंजा आपको, अगर एग्जामिनर 10 नंबर देने की सोच रहा है और लास्ट से स्टैंजा से प्रभावित हो गया, तो वो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही दे देगा। इस तरीके से एक एक नंबर ग्रेजुअली अगर आपके बढ़ते जाएंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके हर पेपर में कितने मार्क्स बेहतर हो जाएंगे। और लास्ट में सारी चीजें डिपेंड हो जाती हैं, सब कुछ, कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है जब आप आगे इंटरव्यू की स्थिति में फेस करने जाते हैं। जब आपके पास अपने वोकैब्स हैं, आपके पास अपने निजी थॉट्स हैं, तब आप बेहतर तरीके से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आप कभी भी किसी भी जगह पे ये सोचिए कि अगर आप उपस्थित हो रहे हैं और वहां जाने से पहले आपको ये लग रहा है कि मैं इस, आपको कभी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके ज्ञान का परीक्षण मेंस में हो चुका है। आप पूरे आधे घंटे के अपने इंटरव्यू सेशन में 20 बार सॉरी बोलो, आपके नंबर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इन 2008 दैट वाज माय फर्स्ट आईएएस इंटरव्यू, और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 16 बार सॉरी बोला था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं पास भी हो जाऊंगा। पहला मैंने प्रीलिम्स दिया था, देन आई वाज ओनली 23, और उसके बाद की चीजें आई कि मैं पहुंचने के बाद सारी मेंस भी मैंने क्वालिफाई किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मेंस पास हो जाऊंगा, मतलब जैसे नॉर्मली स्टूडेंट की तरह दिया, और इस तरीके से करते करते वो लगता था कि यार कहाँ हो जाएगा मेरा, जैसा सबको एक अविश्वास सा होता है ना। और इंटरव्यू में पहुंचा था, मैंने 16 बार सॉरी बोला, और उसके बाद भी मुझे जो है 195 मार्क्स मिले थे। तो कहने का सेंस ये है कि उसी जगह पे लोग आईएएस में 35 मार्क्स भी पाएंगे इंटरव्यू में। आप 180 के ऊपर आईएएस में अगर इंटरव्यू में आपके नंबर आते हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है उस समय। तो कहने का सेंस है कि आपके ज्ञान का परीक्षण आपका मेंस कर चुका है, आप इंटरव्यू के स्तर पर पहुंच गए। आप ये मान लीजिए कि आप प्रॉपर जितना ज्ञान आपके पास होना चाहिए वो है, आपकी लेखनी बेहतर है, आपके अपने सब्जेक्ट में पकड़ बेहतर है, तभी
तभी आप इतने हजारों लोगों को बीट करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित हुए हो। अब इंटरव्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपका प्रेजेंटेशन। दुनिया में बहुत सी चीजें मुझे नहीं आती, आपको भी नहीं आती, बहुत से लोगों को नहीं आती है। पूछने वाला हमेशा राजा होता है, कुछ भी पूछ लेगा, आपको उससे मतलब नहीं है। आप आराम से सॉरी बोलो, आपको नहीं आता है कोई मतलब नहीं है। हाँ ये है कि आपका सॉरी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे नहीं गिराना चाहिए। हाँ ये बात अलग है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसका जवाब आपको आना चाहिए, वहां का सॉरी आपको नुकसान है। आपसे फैक्ट पूछा जा रहा है, आप उस फैक्ट पे सॉरी बोलेंगे, आपके मार्क्स कभी नहीं इंटरव्यू में डाउन होंगे। लेकिन आपसे कोई थॉट्स पूछा जा रहा है, आपके विचार पूछे जा रहे हैं कि इस समय क्या होता, कि बांग्लादेश से भारत की जो समझौते की स्थिति है उससे भारत में क्या स्थिति, क्या प्रभाव पड़ेगा, आप उस जगह पे आप सॉरी बोल देंगे तो जरूर आपके मार्क्स में, क्योंकि वहां आपके थॉट्स हैं, आप अपने विचार बताएंगे, आपको कंटेंट पता होने चाहिए, आपको पूरी उस स्ट्रीम में उस पूरी घटनाक्रम की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपसे फैक्ट की चीजें आती हैं, आप फैक्ट किसी को नहीं पता है आप बता दीजिए। उससे एक भी मैं बता दूं, आप बता देंगे तो नंबर बढ़ेगा भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपसे पूछ दिया जाए कोई चीज ऐसा फैक्ट कि ये घटना किस दिन हुई थी, किस दिनांक को हुई थी, भूकंप आया था तो उस पर रिक्टर पैमाने में कितनी चीजें थी। सामान्य सी है कि अभी मान लीजिए कि कुछ दिन पहले भूकंप की स्थिति आई, आपका इंटरव्यू रहता, ऑब्वियसली बात है करंट न्यूज है, कोई आपसे पूछ लेता कि अच्छा आप यहाँ से आए हैं, इस जनपद से, अच्छा इस जनपद में तो जो है भूकंप की स्थिति आपने महसूस की थी, रिक्टर पैमाने में कितना था। अब आपको लगे कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ दिया, आपने बता लिया तो भी आपके मार्क्स उससे नहीं बढ़ेंगे, आपने नहीं बताया तो भी उससे मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। मैटर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ भूकंप आया था, फैक्ट नहीं पता है तो वो बात है। तो कहने का सिर्फ इतना है कि किस जगह पे आपको क्या चीज आना है, क्या चीज नहीं आना है, आपको कब क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। अपने फ्लो में लास्ट में आप पहुंच रहे हैं इसमें, तो हमेशा चीजों को ऐसा करिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको ये लगता है कि आपका कंक्लूजन ऐसा ना हो कि एक तरफ बेंड हो जाए, तो ऐसा ना हो कि एग्जामिनर कुछ गलत समझ ले। अगर वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप ही बताएं उस चीज को कि आपके अपने थॉट्स क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर आप निगेटिव ही लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ गया आपसे सिंपल पूछ लिया कि हाँ ये चीज जो है आपका मंतव्य इस पे सकारात्मक है या नकारात्मक है, आपको दो में से एक ही देना है। ना आप सकारात्मक देंगे ना नकारात्मक देंगे, दोनों आप नहीं लिखेंगे, एक ही ऑप्ट करना है। आपके पूरे नकारात्मक थॉट है उस विषय पे, आप खुल के पूरी बात नकारात्मक लिखिए, बस अपनी बातों को आप कह ले जाइए। एग्जामिनर से मतलब नहीं है कि उस टॉपिक पे आपसे निगेटिव आप लिख रहे हैं तो आपकी सोच निगेटिव होगी। आपसे सिर्फ कहा गया निगेटिव लिखने के लिए, आपने प्रूव कर दिया कि हाँ ये निगेटिव है, आपने पूरे उसके कंटेंट पे जस्टिफाई किया अपनी बातों से, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पॉजिटिव वाले को भी मिलेंगे, निगेटिव वाले को भी मिलेंगे। हमारे आपके थॉट्स इस तरीके के जनरेट होते हैं कि मैं निगेटिव लिख के आ गया तो मुझे कैसे नंबर मिलेंगे। तो चीजें डिपेंड करती हैं आपकी अपनी पर्सनल थॉट, आपकी अपनी राइटिंग स्किल, आपका अपना प्रेजेंटेशन, आपका अपना फ्लो, एट द लास्ट कि जो आपका अपना साक्षात्कार की स्थिति होती है, तो इंटरव्यू के समय में आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल। बाकी इसके अलावा आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस संस्था के आप लोग विद्यार्थी हैं जहाँ पे भारतवर्ष के श्रेष्ठ प्रोफेसर्स हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं से पहले से ही सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग इस संस्था में पढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे बहुत से डिग्री कॉलेज हैं जहाँ पर अच्छे प्रोफेसर्स नहीं हैं और उन बच्चों का दुर्भाग्य है कि उनको सही चीज प्राप्त नहीं होती है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसके बाद जो भी आपका भविष्य तय करेगा वो आपका मेहनत, आपकी भाग्य की चीजें, आप किस दिशा में जा रहे हैं, ये सही